नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग की दुनिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टिंग की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर रख लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। और अगर अभी तक आपने आज की अपलोडेड हुई वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर इन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए। ये वीडियोज़ आपकी वैल्यू ज़रूर प्रदान करेंगे और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मेजर इवेंट्स की जो इस वीक में हो सकते हैं और जिनका इफ़ेक्ट डायरेक्टली हमारे स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलेगा। तो क्या क्या इवेंट्स हैं और किस किस तारीख को ये इवेंट्स होने वाले हैं, पूरा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बात करें तो मार्केट का माहौल किस तरीके का है, तो हम निफ्टी 50 पर नज़र डालें जो हमारा इंडेक्स 50 कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो 18,696 पर ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भी 18,000 से भी नीचे था। तो मतलब अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन एक दिन थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर रहा। लेकिन अगर 5 दिन की बात करें इस वीक की तो उसमें मार्केट का माहौल हमें पॉजिटिव ही देखने को मिला था, जो आपको दिखाई दे रहा होगा 1% के आसपास की तेज़ी है। और अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखें तो 1 महीने में 2% और 6 महीने में इंडेक्स 12% की तेज़ी दिखा चुका है। अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। तो जो मेन रेजिस्टेंस होने वाला है अभी भी 19,000 के आसपास का अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमारे निफ्टी को देखने को मिलेगा। और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ हमारे मार्केट को, जैसे कि यूएस मार्केट और अगर बात की जाए तो यूरोपियन मार्केट्स की, अगर ये अच्छा साथ देंगे तो इस लेवल को भी वाकई ही में जल्दी ही क्रॉस कर लेगा। लेकिन उससे पहले जो मेजर इवेंट्स की बात करें तो सबसे बड़ी बात, अभी जो मार्केट एक साल में जो अभी कंसोलिडेटेड फेज़ में था उससे निकलकर अभी ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे मार्केट के लिए अभी हर तरफ से पॉजिटिव की न्यूज़ आना ही ज़रूरी है अगर मार्केट को थोड़ी लंबी छलांग लगानी है। तो उसी पर फर्स्ट बात करें, हमारा मार्केट क्लोज़ हो जाने के बाद हमें यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा देखने को मिला था और जो डाटा हमें ये दिखाता है कि अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है उनका वो बहुत ज़्यादा, जो अभी भी 3.7% ही देखने को मिला है। लेकिन अगर बात की जाए तो 50 ईयर्स के लो पर अभी देखने को मिल रहा है, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है अभी भी कम नहीं हुई है। और अब आप सोच रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट कम क्यों करना चाहते हैं, मतलब बढ़ाना क्यों चाहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अगर जैसे कि आप समझ सकते हैं एम्प्लॉयर जो हुए हैं 2,84,000 अभी भी, जो अक्टूबर में हायर्ड किए गए हैं, टोटल जॉब्स लगी हैं 2,84,000 की, और जो सितंबर में था 2,69,000 का। तो अभी भी मतलब जॉब्स ज़्यादा ही मिलती जा रही है। तो वो यूएस स्टॉक मार्केट के लिए बेकार न्यूज़ है, क्योंकि जो बार बार रेट हाइक्स हो रहे हैं, जो रेट हाइक्स किए जा रहे हैं उसकी वजह से माना जा रहा था कि जॉब्स हैं वो थोड़ी कम होंगी। जैसे कि आपने बीच में न्यूज़ भी सुनी थी कि सीरीज ऑफ ले ऑफ्स एंड टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी और रियल इस्टेट कंपनीज़ हैं उनमें अच्छी खासी उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाला जा रहा है। फिर भी जब देखा गया डाटा जो आया है अभी, तो उसमें जॉब्स ज़्यादा ही क्रिएट होते हुए दिखाई दिए हैं। तो हो सकता है जो फेड के लिए है, इसमें जो रेट हाइक उन्होंने कम करने की बात चल रही थी कि रेट हाइक कम किए जाएंगे आने वाले टाइम में, तो उसके लिए नेगेटिव न्यूज़ बात हो सकती है। तो क्या पता अभी फेड की जो मेन चीज़ है वो रिपोर्ट देखने को मिलेगी। 14 तारीख को फेड की मीटिंग है, तो फेड की मीटिंग जो है 14 तारीख को, उसका जब रिजल्ट आएगा उस समय पता लगेगा कितना रेट हाइक किया गया है। तो ये भी एक हमारे लिए मेजर इवेंट है कि कितना रेट हाइक किया जाता है। जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं कि उन्होंने 0.75 बेसिस का 4 बार रेट हाइक किया है, और इस बार जो उम्मीद लगाई जा रही है वो बोला जा रहा है कि 0.50 के आसपास की ही बेसिस पॉइंट की ही ग्रोथ, मतलब रेट हाइक किया जाएगा। तो देखते हैं, अगर 0.50 बेसिस का रेट हाइक हुआ तो वो एक मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ होगी। लेकिन गलती से अगर 0.75 का ही रेट हाइक हो गया तो फिर वो मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़ होगी, और जब अमेरिका के लिए न्यूज़ नेगेटिव होगी तो इंडियन मार्केट पर भी सीधा असर करती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर बात की जाए तो हमारे खुद के आरबीआई की जो एमपीसी की मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाली है, कंडक्ट होने वाली है 2022 के लिए, तो उसमें जो मीटिंग की डेट बताई गई है वो 5 से 7 दिसंबर, मतलब कि 5 से स्टार्ट होगी और 7 को ख़त्म होगी। तो उस समय भी जो आरबीआई की जो मेन मीटिंग जो होने वाली है एमपीसी की, उसमें कितना रेट हाइक होता है ये भी मेन इवेंट रहने वाला है। ये देख सकते हैं आप, द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें कि रेट हाइक के जो ऊपर बताया जाएगा कि कब है, 5 से 7 तारीख को, और 7 तारीख को जो इसका आउटकम आने वाला है। तो उस 7 तारीख को भी, 7 दिसंबर को भी आप फोकस में रख सकते हैं कि 7 दिसंबर को जो होने वाले हैं इवेंट, उसमें क्या रेट हाइक होता है। जैसे कि इंडिया के रेट हाइक्स की बात की जाए तो 0.50 बेसिस के रेट हाइक्स होते हुए कई बार दिखाई दिए थे। तो इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में थोड़ी बहुत आती हुई दिखाई दे रही है, तो रेट हाइक जो है ओनली 0.35 बेसिस का या 0.25 बेसिस का ही देखने को मिले। अगर ऐसा हुआ कि 0.35 और 25 का ही रेट हाइक देखने को मिला तो वो मार्केट के लिए एक और अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ होगी, जो हमारे मार्केट को फर्दर आगे बढ़ने के लिए और अच्छा रास्ता प्रदान
प्रदान करेगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो इंडिया अभी तक भी सही सेम स्टेट पर, अच्छी स्टेट पर देखने को मिल रहा है, जो अपने बिल्कुल जिसका इसका लेवल है 2 to 6% के अंदर होना चाहिए इन्फ्लेशन, तो उसके बिल्कुल काफ़ी नज़दीक है। तो आने वाले टाइम में अगर इसके अंदर लाना है तो रेट हाइक तो होगा ही होगा, ज़रूर होगा रेट हाइक, लेकिन देखना होगा कि कितने पॉइंट्स का रेट हाइक होता है। तो इसी बात को भी आप मद्देनज़र रख सकते हैं। जो मेजर इवेंट है वो है ओपेक की। ओपेक का अगर बात किया जाए तो ओपेक ने इस बार इनकी मीटिंग थी अभी 4 तारीख को, और उसमें बताया गया है कि ओपेक अपनी सप्लाई में कोई चेंज नहीं करने वाला है। जो उन्होंने पहले रखी थी उतना ही ओपेक अपने ऑयल को इंपोर्ट मतलब निकालने वाला है, तो उस पर ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो हुई है कि ओपेक तो चलो सप्लाई ठीक कर देगा, लेकिन उसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइस कंट्रोल में रहने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इवेंट में आ रही है वो है कि G7 कंट्रीज़ ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर और EU ने, इन सभी ने, G7 कंट्रीज़ जो हैं 7 कंट्रीज़, पूरा EU, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया, तीनों ने मिलकर अभी रशियन ऑयल पर प्राइस कैप लगाने का ऑर्डर दे दिया गया है, जो कि 5 दिसंबर से ही लागू होता हुआ दिखाई देगा। जिसमें प्राइस कैप का इंडेक्स जो रखा गया है वो $60 का पर बैरल के हिसाब से रखा गया है कि इससे ज़्यादा कोई भी कंट्री पे नहीं करेगा रशिया को उसके क्रूड ऑयल प्राइस पर, चाहे कितना ही मार्केट में कितना ही क्रूड का प्राइस चल रहा हो। लेकिन रशिया से जो तेल परचेज किया जाएगा वो $60 के हिसाब से ही परचेज किया जाएगा। तो इस पर हमारा मार्केट पर, और सबसे बड़ी बात जो आएगी इंडिया के लिए कि इंडिया अब क्या करने वाला है, तो उस पर देखने को मिलेगा कि इंडिया का स्टेप क्या होता है। जैसे कि अब रशिया ने तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है कि जो 60 बैरल वाला प्राइस कैप, कि ये इसको मानते नहीं है, स्वीकारते नहीं है, और इन्होंने तो धमकी भी दे चुके हैं कि अगर किसी ने भी इसका समर्थन किया और किसी ने अगर ऐसा करने की कोशिश की कि प्राइस कैप के अंडर ही मेरा लिया जाएगा, तो ये क्या करेंगे, सप्लाई चेन को ही डिस्टर्ब कर देंगे। मतलब कि आपको पता है रशियन कितना ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल। तो अगर इन्होंने पावर मतलब अपनी सप्लाई को बिल्कुल बंद कर दिया, बोला कि मैं बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं करूँगा, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कितने आसमान चूमते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो हमारे मार्केट के लिए भी नेगेटिव न्यूज़ होगी। लेकिन देखना यही होगा कि इंडिया क्या करता है, रशियन ऑयल का प्राइस मतलब उस प्राइस गैप को मानता है या नहीं मानता है। ये अगर यूरोपियन यूनियन के प्राइस गैप को नहीं मानेगा तो जो बताया जा रहा है कि जो इनकी शिप्स वगैरह हैं, जो हमारी ऑयल इंपोर्ट करती हैं, जो बाहर से तेल लाती हैं, जितनी भी इनकी शिप्स वगैरह हैं, ऑयल कंटेनर्स, तो वो सभी ज़्यादातर EU और इसके USA के ही देखने को मिलते हैं। तो वो सभी को भी परमिशन दे दी गई है कि उनसे किसी भी तरीके का तेल नहीं आएगा अगर वो $60 से ऊपर का रेट परचेज करते हैं। और आप देख सकते हैं इंडिया टू की परचेजिंग, इंडिया ने बोल दिया है कि रशियन ऑयल आफ्टर सैंक्शंस गो इनटू इफेक्ट। सबसे पहले ये भी देखा जाएगा कि इस तरीके का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मार्केट पर। तो ये सारी ये नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। देखना यही होगा कि इसके बाद बावजूद क्या होता है, कौन सी तरीके से इंडियन अभी डिसीजन लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट, तो उसी को देखकर आगे की प्रक्रिया बताई जाएगी। जो मेजर इवेंट है वो इलेक्शंस, गुजरात में आपको पता है इलेक्शंस हो रहे हैं। इलेक्शंस तो और भी जगह हो रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनका इलेक्शन का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पॉलिटिक्स पर। तो इस वजह से गुजरात के इलेक्शन बिल्कुल ही मेन इवेंट्स में रहेंगे। अगर इलेक्शन की बात की जाए तो जो भी पार्टी बने इलेक्शन में, कोई भी सरकार, किसी की भी सरकार बने, लेकिन मेन चीज़ होगी कि वो सरकार मेजोरिटी से बननी चाहिए। ये मार्केट को अच्छा लगता है। अगर मेजोरिटी में कोई भी सरकार बनती है तो वो मार्केट के लिए अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ होती है। तो देखते हैं जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, इसके रिजल्ट्स को भी आप फोकस में रख सकते हैं, जो कि 8 दिसंबर को इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इलेक्शन के जब रिजल्ट आएंगे तो उसमें यही देखना होगा कि जो पार्टी बने वो मेजोरिटी के साथ बने, चाहे कोई भी पार्टी बने। मार्केट को इससे मतलब नहीं है कि किसकी पार्टी बनी है या कौन पार्टी में अभी सत्ता में आया है, तो लेकिन जो बने वो मेजोरिटी के साथ सरकार लेकर आए, वो सबसे बड़ी मार्केट की पॉजिटिव बात होगी। जैसे कि आप सोच भी सकते हैं कि अगर किसी भी मेजोरिटी सरकार का कोई डिसीजन उन्होंने नीचे फॉरवर्ड करना होगा तो वो आराम से अपने डिसीजन को फॉरवर्ड अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी 2-3 चीज़ को सरकार की कंट्रीब्यूशन के साथ अगर कोई सरकार बनती है तो उसमें कोई भी नियम और कानून को अप्लाई करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, और इसी वजह से मार्केट के लिए वो नेगेटिव न्यूज़ होती है। तो देखना होगा। और इसके बावजूद अगर ऐसा भी देखा गया है कि जब मार्केट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, अगर उसी के पक्ष में स्टेट गवर्नमेंट भी उसी की सरकार बनती है, दोनों की एक ही सरकार के अंडर आते हैं, तो समझ सकते हैं, तो वो और ज़्यादा मार्केट के लिए और ज़्यादा पॉजिटिविटी की बात होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी की भी सरकार बने, लेकिन वो मेजोरिटी के साथ आएगी तो वो भी हमारे मार्केट को अच्छी खासी पॉजिटिविटी प्रदान कर सकती है। और तो इसके इलेक्शन को भी 8 तारीख को भी आप नज़र में रख सकते हैं। इसके बाद जो मेजर चीज़ देखने वाली होगी वो होगी FIs का डाटा। FIs कितनी बाइंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, वो भी मेजर एक इवेंट होने वाली है FIs और की बाइंग को देखते हुए। क्योंकि आपने कई रिपोर्ट्स भी पढ़ी होंगी जहाँ पर आपको पता लगा होगा कि FDIs जो आने वाले हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, वो इंडिया में आकर अभी बढ़ने वाली है। क्योंकि सबसे जो मेन इवेंट है, जो चाइना मेन कंट्री होता था मैन्युफैक्चरिंग का, वहाँ पर आपको पता ही है जीरो कोविड पॉलिसी
पॉलिसी की वजह से अच्छी खासी वहाँ की कंपनियाँ वहाँ को छोड़कर और बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी इंडिया की तरफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इंडिया में अपना पैसा लगाता हुआ दिखाई दे सकते हैं। इस वजह से इंडिया में इनफ्लो का ध्यान रखना होगा कि इनफ्लो किस तरीके से आ रहा है। तो और इस इनफ्लो को लाने के लिए वैसे भी आपको पता होगा इंडियन मार्केट अभी बिल्कुल टॉप पर चल रहा है, और अगर टॉप पर ये बाइंग नहीं करना चाहते हैं तो उस वजह से क्या होगा, कोई भी नेगेटिव अगर न्यूज़ आती है मार्केट के लिए तो उस समय ये अच्छी खासी पैनिक सेलिंग कर कर मार्केट को नीचे गिरा सकते हैं, बिल्कुल डाउनफॉल में ला सकते हैं, और उस गिरावट में ये अच्छी खासी जमकर फिर बाइंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट्स का मानना है। तो अगर कोई छोटी मोटी गिरावट आती है तो उसके कारण अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल भी एग्जिट ना करें। और एग्जिट बिल्कुल क्यों नहीं करना है, क्योंकि वापस से यही आपका बार बार माल निकलवाते हैं और वापस से नीचे गिरे हुए मार्केट में ये अच्छी खासी बाइंग करने वाले हैं। इसलिए मार्केट में रुके रहें, और अगर इनका इन्फ्लो आता है तो आप देख सकते हैं कि इनका इन्फ्लो ये 2 दिन के अंदर भी अच्छा खासा अभी तक इस दिसंबर में अच्छी खासा इन्फ्लो आता हुआ दिखाई दे रहा है। डीआईज ने भी अच्छी खासी जमकर बाइंग की है। और अगर हम बात करें पुरानी, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि आप देख सकते हैं नवंबर में जो पहले अच्छी खासी एफआई सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, अभी नवंबर और दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर से ये देखिए आप अच्छी खासी सेलिंग बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 38,000 करोड़ से भी ज़्यादा की बाइंग करते हुए दिखाई दिए थे एफआईज। और डीआईज भी साथ साथ में जैसे ही एफआईज सेलिंग करते हैं तो उस समय डीआईज भी अच्छे खासे माल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में आपको दिखाई देगा कि म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी में अच्छा खासा पैसा इन्फ्लो आता हुआ दिखाई दे रहा है एसआईपी के माध्यम से, जो आप देख सकते हैं नवंबर में भी 4,000 करोड़ से ऊपर का था, अक्टूबर में भी 7,000 करोड़ के ऊपर का था। तो ये इक्विटी का है। तो डेब्ट इक्विटी फंड में भी अच्छा खासा म्यूचुअल फंड्स में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। तो आने वाले टाइम में मार्केट में अगर एफआईज भी सेलिंग करते हैं तो आने वाले टाइम में यही देखना होगा कि डीआईज उसको कंट्रोल रख पाते हैं, क्योंकि आपने मार्केट में देखा होगा कि नीचे के टाइम एफआईज ने लगातार बीच में अच्छी खासी बिकवाली की थी, लेकिन जब भी डीआईज ने हाथ मजबूत थे, डीआईज के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी एसआईपीज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, डाटा आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के, तो उनकी रिपोर्ट्स में यही बताया जा रहा है कि डीआईज की अच्छी खासी बाइंग के कारण मार्केट को ज़्यादा नीचे गिरा नहीं पाए। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी मार्केट में, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म की वेल्थ जनरेट करनी है तो आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना होगा, स्टे इन्वेस्टेड। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है, वॉरेन बफेट सर से भी यही बात पूछी गई थी कि सर आपकी स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है तो फिर भी आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो क्यों नहीं करता है कोई भी। तो उन्होंने यही बोला कि जो लोग हैं फॉलो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सभी को जल्दी अमीर बनना है, लेकिन जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अमीर बनना चाहता है वो बिल्कुल भी अमीर नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्लो स्टडी से धीरे धीरे इन्वेस्ट कर लॉन्ग टर्म के लिए चलते चले जाएंगे तो आप बिल्कुल उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जो आपने हासिल करने का सोचा हुआ है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों की स्टॉक मार्केट के प्रति नॉलेज बढ़ती रहे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।